साथियों, आप सभी का विजन क्लब के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास, इस बुक में जो लास्ट में परसिस्ट दिया है, उस परसिस्ट को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो आज ये परसिस्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर नज़र। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत में संवैधानिक प्रक्रियाओं का विकास होता है और किस प्रकार से ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को बनाया जाता है। तो एक एक करके इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो पहला एक्ट आता है भारत के संदर्भ में, तो वह आता किस प्रकार है। तो होता क्या है कि सीमा विस्तार तथा विभिन्न युद्धों में भारी व्यय के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आर्थिक कठिनाइयों में फंस गई थी। विस्तृत प्रदेश, सेना व्यवस्था तथा विभिन्न युद्धों से कंपनी पर आर्थिक बोझ जो है इतना बढ़ गया था कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में भी असमर्थता का अनुभव कर रही थी। सन 1772 में तो आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि वह दिवालिया होने की स्थिति में आ गई। 26 जनवरी 1972 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए एक प्रवर समिति तथा गुप्त समिति नियुक्त की। सन 1773 में कंपनी ने संसद से आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव किया। गुप्त समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन जो है वो 3 मई 1773 को प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवेदन के फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1773 को संसद में अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया, जो बाद में रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था। तो यहाँ से ही आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसमें पहला प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत यहाँ से होती है। दूसरी चीज़ कि कुछ विशेष मामलों में बम्बई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, मतलब बंगाल जो है उनसे ऊपर हो गया, तथा बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तथा गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई और फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में एक प्रकार का यूनिटरी टाइप की सरकार की स्थापना की नींव रखी, तथा लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके। तथा बर्ग के अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था यह राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था एवं राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। तो यह तो कुछ चीज़ें थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो अगला आता है। क्या नाम था इसका? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान जो थे उनको देख लेते हैं कि करके। पहला था कि कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। दूसरा, भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषदों के हाथ में दे दिया गया। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद में 4 लोग शामिल थे। अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल था 3 सदस्य कर दिए गए। तीसरी चीज़ क्या हुई कि भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। चौथी बात क्या हुई कि बंबई तथा मद्रास में गवर्नरों की सलाह के लिए 3-3 सदस्यीय काउंसिलें बनाई गई। जिस प्रकार से बंगाल के लिए बनाई गई थी, उसी प्रकार से बंबई तथा मद्रास में गवर्नरों की सलाह के लिए 3-3 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। इस एक्ट के संबंध में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में, सर कार्टनी इल्बर्ट, इनका कहना था कि इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की ही दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई। निरीक्षण एवं प्रतिनिरीक्षण की यह व्यवस्था जो है वो 1858 तक चलती है। अब अगला जो आता है अधिनियम आपका, वो चार्टर एक्ट 1813। कौन सा आता है? चार्टर एक्ट 1813। इसके प्रावधान क्या थे? तो इसमें पहला प्रावधान था कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। अभी तक, इससे पहले तक क्या था कि कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार था, परंतु इस एकाधिकार को छीन लिया गया। अब भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, परंतु यहाँ पर चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसके लिए कंपनी को सहूलियत दी गई थी, उनको 20 साल तक के लिए छूट मिल गई थी। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर के ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की आज्ञा दे दी गई। तो याद रखिएगा, ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति किस चार्टर के तहत की जाती है? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत।
अब बात कर लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो इसमें क्या प्रावधान था? इसमें पहली चीज़ थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक वो बंगाल का होता था, अब 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। दूसरी चीज़, चाय के व्यापार था, चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जो कि 1813 वाले में उनको 20 साल तक की जो मोहलत दी गई या सहूलियत थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तथा कंपनी के तीसरा जो था, कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। चौथी चीज़, कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई थी। लॉर्ड मॉरल के अनुसार यह अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब अगले चार्टर एक्ट की तरफ चलते हैं, चार्टर एक्ट 1853 की तरफ, 53। तो इसमें प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान था कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है। दूसरी चीज़, भारतीय सिविल सेवा जो है वो सभी के लिए खोल दी गई। तीसरी चीज़ क्या की गई कि पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अगला जो अधिनियम आता है आपका, तो आता है 1858 का अधिनियम। तो याद रहिए, पहले क्या थे? चार्टर एक्ट 1813, फिर 1833 का चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1853। अब ये क्या है? 1858 का अधिनियम कहलाता है। तो इसके तहत क्या प्रावधान थे? पहला प्रावधान था कि भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने ले लिया तथा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। अब वह भारत में ताज का प्रतिनिधि होगा। तो पहला यदि प्रश्न पूछा जाए कि पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तथा इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान किया गया कि भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई। और तीसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया, तो 1858 का अधिनियम। और यहाँ पे एक नई चीज़ लेके आते हैं कि भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना कर दी गई। अगला जो आपका अधिनियम आता है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें क्या था? तो इसमें पहला प्रावधान था कि केंद्र, प्रेसिडेंशियो एवं प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की बात कही है। दूसरा, काउंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई, नियुक्ति के प्रावधान किया गया। अगला आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके प्रावधानों को देखें तो पहला इसमें प्रावधान था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के आकार एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। दूसरा, व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को निश्चित दशाओं के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। तथा तीसरी चीज़ क्या हुई कि परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आगे देखें, आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें पहली चीज़ क्या थी कि भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को नियुक्ति का प्रथम बार प्रावधान जो किया जाता है वो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि परिषदों को पहली बार विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। अब जो परिषद था उसको क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। तीसरी बात, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की प्रावधान किया जाता है वो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया जाता है। इसके अलावा चौथी चीज़ क्या होती है कि परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब आगे चलते हैं। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919, या इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि मार्ले मिंटो सुधार में मिंटो जो था वो वायसराय था उस समय का, लॉर्ड मिंटो, और मार्ले जो था वो सचिव रहते हैं, भारत परिषद के जो सचिव रहते हैं वो सचिव रहते हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो गवर्नर रहते हैं, मतलब वायसराय रहते हैं, और मॉन्टेग्यू सचिव रहते हैं। अब देख लेते हैं कि इस भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 इसमें क्या प्रावधान थे। तो इसमें पहला प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। प्रांतों मतलब अर्थात राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था, और प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में कुछ ढीलापन दिया गया। तो यहाँ याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत आती है? भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। तथा दूसरी चीज़ क्या होती है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को
जो केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात केंद्र स्तर पर जो थी उसे दो सदनों में विभक्त किया गया, एक भारतीय विधानसभा तथा दूसरा भारतीय राज्य परिषद। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो उसी प्रकार से उसको दो सदनों में विभक्त किया गया, भारतीय विधानसभा तथा भारतीय राज्य परिषद। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में, पहली बात प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था हुई, मतलब राज्य के स्तर पर द्वैत शासन स्तर की व्यवस्था की जाती है, और केंद्र के स्तर पर यदि देखें तो वहाँ पर क्या किया गया कि जो सदन था वहाँ पर व्यवस्थापिका को दो सदनों में विभक्त किया गया, भारतीय विधानसभा तथा भारतीय राज्य परिषद। तो ये जो दो सदनों में बंटवारा होता है ये केंद्र स्तर पर होता है, जबकि जो आपका द्वैत शासन व्यवस्था आती है वो आपका प्रांतों में आती है। अगला प्रावधान इसमें क्या था, तो अगला प्रावधान जो इसमें होता है वह था प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की जो संख्या थी उसमें वृद्धि की गई। चौथी बात क्या थी कि सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों एवं यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जैसा कि 1909 वाले में क्या था कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई थी, मतलब उनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। उसी प्रकार से इसमें उस चीज़ को और बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। अब मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य को भी दिया गया, जैसे कि सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को और यूरोपियों को। अगला जो अधिनियम आता है वो आपका आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान था, पहला प्रावधान था कि भारतीय संघ की स्थापना एवं प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। चूंकि भारतीय संघ की स्थापना इसमें इस प्रावधान के तहत हो नहीं पाती है, तो दूसरा क्या था, इसमें प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। दूसरा प्रावधान इसमें क्या था, शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों, संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती, जैसा कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि अनुसूची 7 के तहत 3 भागों में बांटा जाता है ना, संघीय, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है। तो उसी तरह संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में, समवर्ती में बांट दिया गया। तीसरी बात क्या थी कि संघ सरकार के लिए द्वैत शासन की व्यवस्था। तो यहाँ याद रखिएगा 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, राज्य स्तर पर, जबकि 1935 में क्या किया गया, संघ सरकार मतलब केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। तो इस चीज़ को कन्फ्यूज मत करिएगा, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। पहली चीज़ कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आता है, जबकि केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आता है। तथा इसके अलावा जो चौथा प्रावधान था, संघीय न्यायालय एवं केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की जाती है। अब जो लास्ट अधिनियम आता है उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके प्रावधान क्या थे, इसका पहला प्रावधान था कि ब्रिटिश संसद की उत्तरदायित्व एवं प्रभुसत्ता की समाप्ति, तो की आज़ादी दे दी जाती है। दूसरी चीज, डोमिनियन व्यवस्थापिकाएं संप्रभुता संपन्न बन गई। तीसरी चीज, गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बन गए। चौथी चीज, ब्रिटिश सम्राट की देशी राज्यों में सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो गई। पांचवी चीज, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण का प्रावधान किया गया। और छठा प्रावधान जो इसमें होता है वो क्या था, ब्रिटिश सम्राट की, भारत सम्राट की उपाधि जो है वो समाप्त कर दी गई। तो यह जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए लगाए गए थे उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो यहाँ पर यह पूरे जितने अधिनियम तो वहाँ समाप्त होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।